सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो डिस्कस करते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने आपको मतलब हर सेशन में बता रहा हूँ, टेक्निकल ग्लिच जैसे ही दूर होता है वी विल अगेन स्टार्ट विद द लाइव सेशन। सो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सी स्पार्कल एक बहुत यूनिक टॉपिक है, मेंस का क्वेश्चन भी आपका इसी पर बेस्ड है। सी स्पार्कल के बारे में एक आज आर्टिकल आया है और बहुत यूनिक टॉपिक है। और अगर आप देखोगे तो मैराइन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ समय पहले आपके मेंस में भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद मैल न्यूट्रिशन के ऊपर एक आर्टिकल है, बैनिंग ऑफ ऐप, और फिर छोटी छोटी न्यूज़ है। ठीक है, तो वो न्यूज़ है तो उसको मतलब एक टॉपिक के रूप में नहीं देखते हैं। एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे मतलब एक एक करके। और आखिर में आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 2, ये जीएस 3 और बैनिंग ऑफ ऐप जीएस 3 जीएस 2 दोनों में इंक्लूड होता है। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस आप कर सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से बैच कोर्सेस आपके ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और करंट अफेयर्स प्लस जितने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। टॉप 80+ एजुकेटर्स आप जो है आपको लाइव पढ़ाते हैं। जुड़ने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कोड इस्तेमाल करना है, SPLIB कोड इस्तेमाल करोगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में दूसरे सभी कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी चल रहा है आपका, इसका नया बैच आपका December 5 से शुरू होगा। तो आप 1 ईयर या 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल का ले सकते हो। तो मेंस तक आपका पूरा का पूरा जो ऑप्शनल है 3-4 बार आपका हो जाएगा। और ये विदिन 2 से 3 महीने में आपका ये ऑप्शनल बहुत अच्छे तरीके से आप 2 बार कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो ऑप्शनल है वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ में एक जब ऑप्शनल तैयार रहता है प्रीलिम से पहले तो इसका बहुत ह्यूज एडवांटेज होता है, जो आप सभी लोग भी इस चीज़ को जानते होंगे। पहले तो ये समय लगता है कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जब आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल चूज़ करते हो, सो आई विल टेक दिस सेशन और पूरा का पूरा आपका क्लास में ही नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और IFS का भी रास्ता जो है वो आपके लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये कोड याद रखना है, SPLIB, ये कोड आपको इस्तेमाल करके ज्वाइन करना है। करना क्या, unacademy.com अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाना है और फिर आपको यूपीएससी CSC सेलेक्ट करना है। आप यूपीएससी GS का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यूपीएससी ऑप्शनल का ले सकते हो और दोनों का ले सकते हो। अगर आप 2021-22 की तैयारी कर रहे हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें आपको मेंटर असाइन रहेंगे। ठीक है, आपको मेंटर अलग से असाइन रहेंगे, तो इसको भी आप ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं और ये कोड याद रखना है, SPLIB कोड इस्तेमाल करते ही जो अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सेशन है इसका PDF आप dailydosewithus.pandey टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और अपना आंसर आप यहाँ सेंड कर सकते हो। और SP करंट अफेयर्स नाम से आपका एक टेलीग्राम चैनल जिसमें सिर्फ PDF होता है, इसमें आप अपना आंसर सेंड कर लो, यहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर आपका उसमें इतने कमेंट्स हो जाते हैं कि आपको PDF नहीं मिल पाता, तो इसमें सिर्फ PDF आपको रहता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट 4 मंथ्स के इसमें है। टॉपिक देखते हैं, पहला है सी स्पार्कल्स हैज़ अफेक्टेड मैराइन फूड चेन। ये आपकी नई रिसर्च आई है और बहुत यूनिक ऐसे टॉपिक्स होते हैं। अगर आप देखोगे कुछ समय पहले मेंस में डेड जोन के बारे में एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था मेंस में, इसी तरीके के काफ़ी अधिक क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक जो नया टॉपिक है दैट इज सी स्पार्कल और नॉक्टिलुका स्किनटिलनस। ठीक है, तो ये या शॉर्ट में N.स्किनटिलनस, ये इसके बारे में है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपका एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पिक्चर है, अगर आप इस ये जो पिक्चर देखोगे तो इस पिक्चर में ये आपका समुद्र है, सपोज करो ये समुद्र है और इसका जो कोस्टल इलाका ही ऐसे रात को चमकता है। तो ये रात को क्यों चमकता है कि दूर से कोई देखेगा तो फिर वो कहेगा चमत्कार चमत्कार और 50 तरीके की चीज़ें माइंड में आएंगी। बट ये क्या है, इसके पीछे जो रीज़न ये है कि ये एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेंस की। मतलब वो आप कह सकते हो कि ऐसा लाइट जनरेट कर, जैसे आपने देखा होगा बचपन में सुना होगा, वैसे पहले तो देखने को भी मिल जाते हैं लेकिन बचपन में आपने सुना भी होगा जुगनू के बारे में। एक होता है रात के टाइम पे अगर देखोगे तो वो लाइट ऐसे स्पार्क करता हुआ आगे मूव करता रहता है, जुगनू शब्द इस्तेमाल उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि समुद्र में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को सी स्पार्कल कहा जाता है। अब देखो होता क्या है कि समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है
जिसे हम आप कह सकते हो वी कैन कॉल इट एज मैराइन डाइवर्सिटी। ये जो मैराइन डाइवर्सिटी है, ये मैराइन डाइवर्सिटी बेसिकली इसमें आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे डायटम्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये बहुत से ऐसे, या जू प्लैंक्टन्स हो गए, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स आपके हो गए। अब होता क्या है कि ये आपके एक फूड चेन का हिस्सा है। जैसे अगर नॉर्मली देखो तो ग्रास है, ग्रास को खाती है डियर, डियर को खाता है लायन, इस टाइप की फूड चेन क्रिएट होती है। समुद्र में भी इसी तरीके के आपकी फूड चेन क्रिएटेड है, डायटम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, इनको जो है फिर फिशेस कंज्यूम करती हैं, फिशेस को हम कंज्यूम करते हैं। अगर इनका रिसोर्स ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, ये छोटे छोटे माइक्रो प्लांट्स या माइक्रो आप कह सकते हो कि फौनाज हैं या एनिमल्स, आप जो भी कहो, तो ये क्या है कि धीरे धीरे अगर देखा जाए तो जो फिशेस हैं, जहाँ भी ये फूड प्रेजेंट होगा, फिशेस आ जाते हैं। अब बिकॉज ऑफ दिस सी स्पार्कल्स, जो कि एक नए तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं डायटम्स को और इन फाइटोप्लैंक्टन्स को, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी के अंदर अगर बायोडाइवर्सिटी के अंदर देखा जाए तो मैराइन बायोडाइवर्सिटी पूरे तरीके से यहाँ बदल रही है। जो ये डायटम्स और फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट थे, उसकी जगह ये नए तरीके का ऑर्गेनिजम्स आ रहा है, और ये नए तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो आ रहे हैं, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो फिशेस हैं वो सरवाइव नहीं कर पाती, बिकॉज ये एक प्रकार के केमिकल भी रिलीज करते हैं, अमोनिया, और ये अमोनिया एक प्रकार से टॉक्सिन, जहर के रूप में काम करती है मछलियों के लिए, और वो फिर मर जाती है, ठीक है। सो इस वजह से पूरा का पूरा जो फूड चेन है, वो फूड चेन मैराइन बायोडाइवर्सिटी का अफेक्ट हो रहा है। जैसे एक ऐसा समझते हैं, लैंटेना कैमरा करके एक आपकी आप कह सकते हो कि प्लांट होता है, अनवांटेड प्लांट है जो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है। राजस्थान के कुछ इलाके, कुछ सेंचुरीज़ में ये लैंटेना कैमरा करके ये बहुत तेज़ी से ग्रो किया, सुंदरबन के इलाकों में भी देखने को मिला। तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ नॉर्मल ग्रासेस होती थी, वहाँ पे लैंटेना कैमरा तेज़ी से ग्रो कर रही है, और फिर क्या है कि जो ग्रासेस अवेलेबल होती थी हर्बीवोर्स के लिए, जो खाते थे, घास खाते थे, वो उसको नहीं खा पाते, वो इस तरीके की है कि उसको इन हर्बीवोर्स के द्वारा नहीं खाया जा सकता था। इस वजह से वो हर्बीवोर्स कहीं और माइग्रेट कर रहे थे। हर्बीवोर्स जब कहीं और माइग्रेट कर रहे थे तो उनके पीछे पीछे प्रीडेटर्स भी माइग्रेट कर रहे थे, और फिर वो उन जगहों पे जाते थे, जैसे क्योंकि जहाँ उनके घास खाने की जगह थी वहाँ पे लैंटेना कैमरा उग गई, मतलब ये नॉर्मल हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे वो जो हर्बीवोर्स है वो खेतों की तरफ चले गए, गाँवों की तरफ चले गए, शहरों की तरफ चले गए, तो उनके पीछे पीछे प्रीडेटर्स भी, चाहे वो लिपर्ड हो, लायन हो, टाइगर्स हो, ये इस तरह के उनके पीछे पीछे वो भी आपके जो ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास चले गए, और इससे फिर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिला। तो कहने का क्या मतलब है, जब एक स्टेक होल्डर इस इकोसिस्टम में उसमें बदलाव होता है तो दूसरे में भी बदलाव तेजी से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सेम सी चीज़ यहाँ भी आपको देखने को सी स्पार्कल के केस में देखने को मिली। अब यहाँ पे दूसरा जो एंगल अगर आप देखोगे कि ये जो नॉक्टिलुका स्केंटलानस जो है, इसको सी स्पार्कल भी कहते हैं, ठीक है, यही सी स्पार्कल है, और ये कर्नाटका कोस्ट में इसको विटनेस किया गया है, और इसने डाई एटम्स को रिप्लेस किया, जैसे मैंने आपको बताया डाई एटम्स जो है उनको रिप्लेस किया है, और इससे जो पूरा फूड चेन है, दैट फूड चेन हैज़ अफेक्टेड, जो पूरा फूड चेन है वो आपका फूड चेन अफेक्ट हुआ है, और फिश के लिए जो फूड है, जो फूड अवेलेबल रहता था वो अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप डाई एटम्स की बात करो तो ऐसे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो खुद अपना फूड बनाते हैं और आपका है ना प्रोड्यूस करते हैं धीरे धीरे, ऐसी फाइटोप्लैंक्टन्स आपके होते हैं। तो ये क्या फूड के रूप में काम करते हैं फिशेस के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। दूसरा, ये जो बायोल्यूमिनेसेंट है, ये बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि चमकते हैं ये, नॉक्टिला स्केंटेलानास, ठीक है। तो नाइट के समय सी वाटर इसी वजह से चमकता है, ठीक है। तो ये जो ब्लूम शब्द का इस्तेमाल क्या होता है कि ये तेज़ी से, इसका जब नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, पूरे कोस्टल इलाके में फैल जाएगा, और वो उसके लिए रीजंस भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन हो, ये बड़े रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ब्लूम्स का मतलब वो तेज़ी से उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और ये कोई ऐसा, ये जो एन स्केंटेलानास है, ये बेसिकली कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि एक्यूमुलेट टॉक्सिक लेवल ऑफ अमोनिया तेज़ी से मतलब ये जो अमोनिया तेज़ी से प्रोड्यूस होगा, जो कि फिर सराउंडिंग वाटर में फैल जाता है। जब ये सराउंडिंग वाटर में ठीक है, सराउंडिंग वाटर में फैल जाता है, तो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज ऑफ द हाई अमोनिया,
वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वो आपके जो है वो मर जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, दिस सी स्पार्कल्स आर समहाउ इम्पैक्टिंग the food chain and they are impacting the we can say the food web along the marine biodiversity और कर्नाटका कोस्ट में देखने को भी मिला है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मैल न्यूट्रिशन के बारे में। मैल न्यूट्रिशन के ऊपर इस बार भी आपको जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं किन किन बातों पर चर्चा यहाँ पे की गई है। तो जो रिसेंट रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द 2020 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड 2020 हंगर रिपोर्ट बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो बाय द ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि भारत में जो फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ी है और मैल न्यूट्रिशन है, द मैल न्यूट्रिशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। तो एक तरफ जो है वो है फूड इनसिक्योरिटी और दूसरी तरफ आपकी जो मैल न्यूट्रिशन है, दैट मैल न्यूट्रिशन हैज़ ऑल्सो मतलब और जो उसका प्रॉब्लम है वो आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन शब्द का मतलब क्या हुआ और फूड इनसिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ। व्हेन यू टॉक अबाउट मैल न्यूट्रिशन, इसका मतलब जो न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी है वो आपका लगातार रिड्यूस होती चली जा रही है। न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन नहीं है फूड में, दूसरे जो न्यूट्रिशन कैलोरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो न्यूट्रिशन नहीं है, तो फिर उससे स्टंटिंग वेस्टिंग होगी, क्वासियोरकर और मैरस्मस जैसी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां आपको हो सकती हैं। फूड इनसिक्योरिटी मतलब चाहे फूड का जो एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, जो फूड की ये सब चीज़ें हैं वो नहीं है, ठीक है, तो उससे आपकी जो फूड इनसिक्योरिटी है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी और मैल न्यूट्रिशन इंडिया में है, ये एक चीज़ हाईलाइट की गई है। दूसरा कहा गया, ये जो रिपोर्ट्स है इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्री है और हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग वेस्टिंग है। तो ये पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हो अमंग अदर साउथ एशियन कंट्रीज। टू ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर्स, प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट POVU एंड प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी PMSF, ये दो इंडिकेटर्स है जो ये सब कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट POU एंड प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी PMSFI, ठीक है। तो POU मेजर्स द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर कंज्यूमिंग इनसफिशिएंट कैलोरी। तो ये आप याद रखो, जब आप POU की बात करते हो, जो कैलोरी है, कैलोरी इनटेक आपका इनसफिशिएंट है। इनके केस में जो कैलोरी इनटेक है, दैट कैलोरी इनटेक इज इनसफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो द कैलोरी इनटेक इज अनसफिशिएंट देन द रिक्वायर्ड मिनिमम डाइटरी एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो जैसे अगर आपको कुछ जो कैलोरी इनटेक जितना होना चाहिए वो कैलोरी इनटेक नहीं है, सो वो जो सिचुएशन है इनसफिशिएंट कैलोरी है, वो आपकी सिचुएशन POU कहलाती है। उसके बाद PMSFI जो मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लिव्स इन हाउस होल्ड दैट आर सीवियरली और मॉडरेट फूड इनसिक्योर। मतलब जो फूड है उस फूड की ना उन्हें अवेलेबिलिटी हो रही है, ना उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ना या उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, फूड इनसिक्योर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मतलब गारंटी नहीं है कि उनको कल फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का लगातार आपका भारत में देखा जाए तो रिडक्शन देखने को मिल रहा है ना। जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो पॉवर्टी है वो तेज़ी से आपकी रिड्यूस हुई है। बट इन कंपैरिजन अगर आप मैल न्यूट्रिशन की बात करो तो मैल न्यूट्रिशन उसके कंपैरिजन उसी पैरेलली आपका रिड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। सो जैसे जैसे पॉवर्टी आपकी रिड्यूस हुई है, गरीबी रिड्यूस हुई है, मैल न्यूट्रिशन को जो वैसे ही रिड्यूस होना चाहिए वो रिडक्शन आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप POU की बात करो तो डिक्लाइंड 24.7% बिटवीन 2001 से 2018 फॉर इंडिया। दूसरे देशों में, चाइना में देखो तो यही 76.4 का रिडक्शन है, नेपाल में 74 का रिडक्शन है, पाकिस्तान में 42% का रिडक्शन है, अफगानिस्तान में 37.4 का रिडक्शन है, बांग्लादेश का 18.9 का रिडक्शन। तो कंपेरेटिवली अगर आप देखते हो तो जो इसका रिडक्शन हमारे देश से अगर देखा जाए तो वो रिडक्शन कंपैरेटिवली कम है। अभी हमें और भी प्रयास करना है। तो पॉवर्टी तो हमने काफ़ी हद तक कम की है, लेकिन जब आप मैल न्यूट्रिशन की बात करो पैरेलली तो वो मैल न्यूट्रिशन आपके उसके हिसाब से रिड्यूस जो है जैसा होना चाहिए वो रिड्यूस नहीं किए। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये प्रोवाइड करता है कि जो सिटीजन्स हैं दे कैन एक्सेस एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइजेस, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो अफोर्ड कर पाएँ, मतलब एक अफोर्डेबिलिटी एस्पेक्ट पर फोकस किया, सबके पास जो है फूड जो है वो पहुँचे
प्रॉपर न्यूट्रिशियस जो फूड है वो पहुँचे। ये हमने हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसने फोकस भी किया है, और है ना, लेकिन इसमें स्टिल गॉट लेफ्ट आउट आर द नॉन इंक्लूजन ऑफ न्यूट्रिशन फूड आइटम। तो यहाँ पे हमने प्रयास तो किया कि ठीक है, जो फूड है, फूड की अफोर्डेबिलिटी पार्ट हम इंक्रीज करें, बट जो फूड आइटम्स उनको दिए जा रहे हैं, क्या वो फूड आइटम्स आपके न्यूट्रिशियस हैं, ये सोचने वाली बात है। तो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पर जितना फोकस करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। तो ठीक है, फूड आप प्रोवाइड कर पा रहे हो, है ना, बहुत 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये इसमें आपने फूड प्रोवाइड तो कर दिया, बट जो फूड है वो फूड क्या न्यूट्रिशियस है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, जो फूड है वो फूड जो है क्या वो न्यूट्रिशियस है, वो एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे नॉन इंक्लूजन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स सच एज पल्सेस, एक्सक्लूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज। तो यहाँ पे जो फूड आइटम्स, जो न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स है, उसका इंक्लूजन जरूरी है। ठीक है, तभी जो मेल न्यूट्रिशन जैसे जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको दूर किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने और भी प्रयास किए, जैसे पीडीएस का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका यूनिवर्सलाइजेशन। मतलब अगर आप देखोगे तो पीडीएस शॉप्स होती हैं, वहाँ पे बहुत ही कम रेट में जो फूड आइटम्स है वो बाय कर सकते हैं। बहुत सी जो ये गेहूँ चावल और ये सब चीज़ें हैं वहाँ बाय किए जा सकते हैं, विच शुड डेफिनेटली नॉट बी अ टेम्परेरी इन नेचर, अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी फूड आइटम्स, इनोवेटिव इंटरवेंशन जैसे सेटिंग अप ऑफ कम्युनिटी किचन्स एमंग अदर थिंग। तो ये है कि जब आप इसको यूनिवर्सलाइज कर रहे हो तो ये कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है, यू नीड टू कंटिन्यू इट। अलॉन्ग विथ इट हम एक और तरफ जा सकते हैं, दैट इज़ हम कम्युनिटी जो किचन है, कम्युनिटी किचन भी बना सकते हैं, जिससे कि जो फूड आइटम्स लोगों को ईजिली जो है फूड एक फॉर्म में जिसको लोग कंज्यूम कर सके वो आपकी अवेलेबल रहे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कम्युनिटी किचन कई सारे अगर देखें तो लोग भी इसमें काफ़ी उन्होंने रोल प्ले किया है। मतलब कई ऐसी कम्युनिटी आपको मिल जाएंगी जो कम्युनिटी किचन रन करती हैं, लोगों को फ्री में जो भोजन है, खाना है, वो प्रोवाइड आपका करते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टेक टैक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अभी हाल में ही सरकार ने टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हो, बैनिंग ऑफ ऐप्स। जो ऐप्स हैं उनकी बैनिंग से रिलेटेड ये है। सो इसमें अगर आप देखोगे बैन से रिलेटेड मतलब बैनिंग ऑफ ऐप्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लेट मी नो आईटी एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जिसके तहत ये बैन किया गया है। अब देखो, ऐप की जब आप बैनिंग करते हो, जो जैसे आपने चाइनीज़ ऐप की आपने बैनिंग कर दी, तो चाइना है, अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना के पास एक जो बहुत इस बार मतलब एक एडवांटेज है कि वो जो टेक्नोलॉजिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट है उस पर बहुत आगे है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट में तो इस स्टेज तक वो कैसे पहुंचा, इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे अगर जाते हो तो चाइना में जो पहले वेस्टर्न जो कंपनीज थी, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, आईटी कंपनीज जितनी थी, है ना, बहुत सारी, जैसे आप वहाँ जाओगे तो वहाँ यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, मतलब इस टाइप की कोई भी ऐसी चीज़ें वहाँ फंक्शन नहीं करती हैं। तो उन्होंने क्या किया, बैन करने के बाद अपनी जो इंडिजिनस जो उनके देश की कंपनीज है उनको स्पेस मिल गया, और वो फिर कंपनीज अपने आप को उन्होंने प्रोग्रेस किया और वो आज इतने बड़े लेवल में पहुंच गए। तो चाइना ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो यही अपनाई थी कि पहले उन्होंने, क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वहाँ प्रेजेंट होती तो उनके चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाती और आज इतनी बड़ी कंपनीज़ नहीं बन पाती। तो चाइना ने ये स्ट्रेटजी अपनाई। अब भारत भी क्या ऐसी ही स्ट्रेटजी अपना रहा है, और अगर अपना रहा है तो इंडिया के पास भी राइट है कि वो किस तरीके से क्या कदम उठाए जिससे कि वो एक सस्टेनेबल वे में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मूव कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इंडिया बैन करता है, इंडिया बैन करने के बाद इंडिया के जो कई सारे जो ऐप मार्केट हैं, जो कई ऐप्स आ रहे हैं, उनके पास एक सफिशिएंट स्पेस रहेगा, इंडियन मार्केट रहेगा जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, और नई नई जो टेक कंपनीज़ है वो आपकी आ सकती है। इंडिया लेवल पे जो टेक कंपनीज़ आएंगी, बाद में यही ग्लोबल लेवल पे बड़ी कंपनीज़ बन पाएंगी। तो एक समय मिल जाएगा इन कंपनीज़ के लिए कि ये अपने आप को ग्रो करवा सके। अदरवाइज अगर चाइनीज़ कंपनीज़ होंगी तो ये चाइनीज़ कंपनीज़ उनको इतना मतलब कंपटीशन देंगी या फिर वो पूरे मार्केट को ऑक्यूपाई कर लेंगी कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो ऐसा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस एंगल से अगर आप देखते हो तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम इंडियन ऐप की बात करते हैं, इंडियन ऐप इस तरीके की होने चाहिए जो कि लोकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। ये बहुत ज़रूरी है। जो लोकल रिक्वायरमेंट है वो लोकल रिक्वायरमेंट को मीट करें।
ये आपको ध्यान में रखना। जो लोकल रिक्वायरमेंट है, लोकल रिक्वायरमेंट को मीट करे, है ना, जो लोकल नीड्स रिक्वायरमेंट्स उनको मीट करे। इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सी, तो ऐसा नहीं कि चाइनीज़ ऐप जैसी जो ऐप्स थे वैसे के वैसा ही आपने उनका अल्टरनेटिव बना दिया। आपको ये देखना है कि जो ऐप आप क्रिएट कर रहे हो वो ऐप ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे लोकल नीड्स को मीट करे और इंडियन कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के जो है उनको बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे उनका जो रेलिवेंसी है वो मेंटेन रहेगी। तो 43 चाइनीज़ ऐप आपके बैन किए गए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, ये सब चीज़ों को कंटेक्स्ट में लेके IT एक्ट के तहत इसको बैन किया गया। और देखो एक चीज़ आप ये ध्यान रखो कि जो डेटा है वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के समय में ये जो ऐप्स हैं, इन ऐप्स का इस्तेमाल करके पूरे इंडियन पॉपुलेशन का डेटा चाइना की तरफ जा रहा है। चाइना, अगर आप देखोगे, क्यों हर प्रोडक्ट, इंडिया में कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ के प्रोडक्ट आपको चाइनीज़ मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है? इसका ये है कि इंडिया की बहुत पकड़ है इंडियन साइकी के बारे में, इंडियन बिहेवियर एस्पेक्ट के बारे में। वो डेटा कहाँ से आता है? वो कोई पूछने तो आपके घर में आता नहीं है, वो इन ऐप्स के थ्रू ये डेटा जनरेट होता है। और ये जो डेटा जनरेट होता है उसको इस्तेमाल चाइनीज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए। तो डेटा उनके लिए बहुत एसेट था। और ये जो ऐप्स हैं, ये जो जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं, वो उसके लिए एक बड़ा रोल प्ले भी कर रहे थे, ठीक है। और अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल स्पेस को कोई भी देश अगर पूरा कंट्रोल करता है तो ये भी आपको समझना होगा कि वो जो लोग हैं उनके साइकोलॉजी को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है, उनके परसेप्शन को बहुत अधिक कंट्रोल कर सकता है। वो ये इंश्योर कर सकता है कि लोग क्या पढ़ें, क्या देखें, उस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये आपका किया जा सकता है। तो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत बड़ा आ जाता है। अब चाइना कह रहा है, चाइना जो है रो रहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। बट आप चाइनीज़ स्ट्रेटजी को देखो, चाइनीज़ आज जो जिस स्टेज में है वो क्यों अपने देश के अंदर यूट्यूब अलाउ नहीं करता, फेसबुक अलाउ नहीं करता, इन सबको क्यों नहीं अलाउ करता है? सो अगर डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अगर चाइना नहीं अपनाता तो चाइना की जो कंपनीज वो आज इतनी बड़ी नहीं होती हैं। तो इंडिया के पास भी राइट है कि ऐसा कर सके, ठीक है। और एक बार्गेनिंग पावर भी बॉर्डर इशू को लेके इंडिया के पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया टू यूज इट्स वास्ट मार्केट, इंडिया की बहुत ह्यूज मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है फॉर इंटरनेट सर्विसेज इट्स अटेम्प्ट टू कीप चाइना इन चेक एट बॉर्डर, ठीक है। तो वहाँ पे और भी फर्दर बैनिंग हो सकती है। तो ये चीज़ चाइना को भी रोकेगा कि हाँ अभी कुछ ऐसा हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। इंडियन ऐप अल्टरनेटिव में ऑल्सो फाइंड द मच नीडेड स्पेस टू ग्रो नाउ। और है ना, इंडियन ऐप जो इंडस्ट्री है उनको भी एक मतलब उनको भी एक स्पेस मिल जाएगा कि वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। कुछ इसमें फ्यू रिस्क कहा जा रहा है, देयर आर फ्यू रिस्क विद दिस अप्रोच, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दिस अप्रोच रन्स द रिस्क ऑफ ट्रिगरिंग एन अनकन्वेंशनल बैटल, एक अनकन्वेंशनल बैटल शुरू हो जाएगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, इन द लार्जर टेक्नोलॉजी रेल्म इफ़ नॉट द लार्जर बिजनेस स्पेस। तो टेक्नोलॉजी रेल्म में तो यहाँ टेक्नोलॉजिकल लेवल पर अगर देखा जाए तो चाइना फार अहेड ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे एक चैलेंज इंडिया के लिए हो सकता है। दूसरा, ब्लॉकिंग एप्स वुड बी परसीव्ड एडवर्सली बाय द ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड इंटरनेट कंपनीज। जो ये बैन ऐप्स का बैन किया गया है तो दूसरी भी टेक कंपनीज भी ये सोचने सकते हैं कि शायद हो सकता है फ्यूचर में हमारे भी ऐप्स को बैन कर दिया तो वहाँ पे यहाँ इंडिया में आके वो इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये एक एंगल हो सकता है, ठीक है। सो देयर हैज़ बीन सम पुश बैक अगेंस्ट चाइनीज कंपनीज एंड टेक्नोलॉजी ग्लोबली। इंडिया मस्ट स्टिक टू द रूल बेस्ड अप्रोच, है ना। तो ये मतलब रूल बेस्ड अप्रोच को इंडिया को फॉलो करना चाहिए, ऐसा कहा गया। कुल मिला के इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक तरीके से ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरीके। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना, इंडिया के भी सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इंडिया के भी सर्टेन जो स्ट्रेटजी है वो अपना रहा है, लेकिन जो भी किया जाए दैट शुड बी रूल बेस्ड, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे डेटा प्रोटेक्शन लॉ हम लेकर आ सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो ऐप्स यहाँ काम कर रहे हैं, जितना भी डेटा वहाँ जनरेट होता है वो हमारे देश में ही रहे, कुछ इस तरीके की चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप सेशन देख रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया भी कुछ टेक्निकल ग्लिच है और ये टेक्निकल ग्लिच आई डोंट नो कि कब तक ये सॉल्व होगा, लेकिन आपका सेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा, थोड़ा भले टाइम में वेरिएशन हो। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जहां पे आप लोग कई कमेंट कर रहे हो कि इंग्लिश सेशन हिंदू का, तो जो इंग्लिश सेशन हिंदू का ज़रूर से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको ये समझना है कि ये सेशन जैसे चल रहा है, जिस टाइमिंग में चल रहा है, इसी चैनल पे चलेगा,
ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको रिप्लेस करके दूसरा सेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इन एडिशन, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स जो जैसे साउथ के हैं वो नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ उनके लिए ही वो है। आप इस सेशन को देख सकते हो, ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, सेम टू सेम टाइमिंग आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये है, साथ में इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर भी आपका ब्रीफ में एक सेशन शुरू होगा। ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे आपकी स्टार्ट होंगी। नया आपका एक चैनल आ रहा है, ठीक है, और उस चैनल पे मेरे सेशंस आपके सिर्फ रहेंगे, अनअकैडमी के द्वारा ही है। तो वो चैनल भी आप उस पर चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। तो एक आप कंसंट्रेटेड वे में वर्क कर पाओगे। अब नेक्स्ट है जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट 7.5%। अगर लाइव देख रहे हो तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है, ठीक है, शेयर भी जरूर से करना है। तो यहाँ पे जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट 7.5% इन द सेकेंड क्वार्टर। तो इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो 7.5% से आपका रिड्यूस हुआ है सेकेंड क्वार्टर में, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड 23.9% डिक्लाइन रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट क्वार्टर। देखो ये डेटा जो है वो आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन आपको बस ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये थोड़े समय में फिर से चेंज हो जाएगा। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जीडीपी आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो मॉनेटरी मनी वैल्यू है वो जीडीपी हम कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो उसका जो मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू जो आपकी है, जो है ना, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके मतलब जो आप कह सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका वो मनी वैल्यू है, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी कई सारे लेवल पे चाहे अलग अलग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस सेक्टर है, अलग अलग अगर आप सेक्टर्स की बात करोगे, सारे के सारे जितने ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो नहीं है। और उसके पीछे बहुत सारे जो रीजंस है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। एग्रीकल्चर या कुछ सेक्टर्स धीरे धीरे रिकवर भी आपके कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट अगर जब रिड्यूस होता है, सेकेंड वेव का क्या इम्पैक्ट होता है वो आगे देखने वाली चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे पैंडेमिक का इम्पैक्ट रिड्यूस होता है तो जो सेक्टर्स है, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छे हैं, तो सर्विस सेक्टर तेज़ी से बूम करे और हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ फर्दर आपका इंक्रीज़ करे, ठीक है। साथ में जैसे लोगों के पास अगर प्रॉपर जॉब है, अगर उनके पास जॉब है, वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इकोनॉमी के अंदर भी डिमांड जनरेट होगी। अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड है तो सप्लाई साइड भी आपकी इस्टेब्लिश हो सकती है। मतलब किसी प्रोडक्ट का अगर आपका डिमांड है इकोनॉमी के विद इन तो उस चीज़ को बनाने में भी कंपनीज लग पाएंगे। अगर कहीं डिमांड ही नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, तो फिर कोई प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, ये भी सोचने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादेह जो है, इनका असैसिनेशन किया गया है। ये जो ईरान है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत टॉप साइंटिस्ट है, तो इनका असैसिनेशन किया गया है। इसके पीछे जो ईरान का कहना है कि इजराइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एक टेंशन आपका चल रहा है वेस्टर्न पावर और ईरान के बीच में। नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनका क्या अप्रोच हो देखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को कहा है। देखो यहाँ पे एक जो एडिटर इन चीफ थे एक चैनल के, तो उनको दे दिया गया बेल, उनको मिल गई है। अब कहने की बात यह है, मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि ठीक है, किसी पर्सन को बेल मिली है तो उसको हम गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। इसमें पॉइंट ये समझना है कि जिस स्पीड से आपने बेल प्रोवाइड की है, क्या आप उस कॉमन सिटीजन को भी आप प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते हो। आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनके लिए कैसा है वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो हमें भी इंश्योर करना है कि जो कॉमन सिटीजन्स हैं, उन कॉमन सिटीजन्स को भी जो बेल है उसी स्पीड से ग्रांट हो, या जो भी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अप्रोच नहीं कर सकता, बड़े बड़े वकील हायर नहीं कर सकते, इसलिए उनको हर चीज़ डिले हो, हर चीज़ उनको डिले हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रूरत ये है कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सबके लिए एक प्रकार से बराबर हो। तो ये कोर्ट ने इस चीज़ को कहा है कि प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल, ठीक है। तो यहाँ पे लिबर्टी इज़ नॉट अ गिफ्ट फॉर फ्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लिबर्टी जो है इज़ नॉट अ गिफ्ट फॉर फ्यू। ऐसा नहीं है कि जिनके पास वो सर्विस है तो वही जाके जो जस्टिस है उसको एक्सेस कर सके, रेस्ट के पास कोई ऑप्शन ना बचे,
है ना। तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। इट इज़ थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ बेल दैट आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्राइमर्डियल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द प्रिजम्पशन ऑफ द इनोसेंस फाइंड इट्स मोस्ट एलोक्वेंट एक्सप्रेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके जैसे बेल अगर ग्रांट की जा रही है तो वो उसी स्पीड से दूसरे जितने भी पर्सन्स हैं जिन्हें बेल मिलनी चाहिए उनको भी मिले। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप क्वेश्चन देख लो, जो पहला टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सी स्पार्कल ऑन मैराइन बायोडाइवर्सिटी। मैराइन डाइवर्सिटी के 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप अपने आंसर मुझे सेंड कर सकते हो डेली डोज विद s.पांडे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, डेली डोज विद s.पांडे। और आप इस सेशन का जो PDF है SP करंट अफेयर्स नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। पूरे सेशन का जो PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।